नमल। यकदम एक राहदारी का मोड़ मुड़ा तो अगली राहदारी जो बरामदे की तरफ जाती थी, वहां से दो पुलिस एहलकार जंजीरों में मुकैद दो कैदियों को ला रहे थे। ऑफ वाइट मैले मैले कुर्तों, झाड़ चकार जैसी दाढ़ियों और पीले दांतों से हंसते कैदी जिनके हाथ पैर जंजीरों में थे, वो एकदम से सामने आए थे। उनके चेहरे उफ हना खौफ से जम गई। मगर जुमर ने कोहनी से खींचकर उसे साइड पे किया। वो दोनों हंसते हुए उन्हें देखते आगे बढ़ रहे थे। हुनैन के हाथ कांपने लगे। वो बमुश्किल 2 कदम मजीद चल पाई। मुझे घर जाना है वापस। वो हिम्मत हार चुकी थी। जुमर ने तासुब से उसे देखा। मैंने कहा था तुम लोगों को कि नहीं आना चाहिए तुमको। मैं तो ठीक हूँ। सैम वाकई ठीक नजर आ रहा था, मगर वो रो देने के करीब थी। आप मुझे वापस छोड़कर आए अभी इसी वक्त। उसने नम आंखों से जुमर का हाथ पकड़ लिया। वो गहरी सांस लेकर वापस मुड़ गई। वापसी पे कोर्ट रूम्स के खुले दरवाजे उनके बाएं हाथ थे। हना ने वहशत और खौफ के एहसास के बावजूद गाहे बगाहे अंदर झांका। 110 दफ़ा लानत हो अमरीकी ड्रामों पे। वो कोर्ट रूम्स बिल्कुल भी अमरीकी ड्रामों जैसे ना थे। हाँ, भारतीय फिल्मों से थोड़ी मुशाबत रखते थे, मगर भारतीय फिल्मों वाले कोर्ट रूम्स गंदे मैले और लोगों से खचाखच भरे होते थे। ये साफ सुथरे थे। लकड़ी का काम भी सुनहरा चमकदार था, मगर ड्रामा फिल्मों के बरक्स उनमें 2 कुर्सियों की लंबी लंबी कतारें नहीं थीं, बल्कि कुर्सियां तो सिर्फ 2-3 पड़ी थीं। बाकी ऊपर जज का बेंच और दोनों तरफ कटहरे बने थे। शोर ही शोर। वो ड्रामों वाली पुरतकद्दुस खामोशी नापैद थी। कार में वापस बैठते हुए उसने जुमर से कहा था, मैं बिल्कुल 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 भी वकील नहीं बनना चाहती, और खफकी से अंदर बैठकर दरवाजे लॉक कर दिए। सैम को भी अंदर बिठा लिया। वो नाखुश था, मगर अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए वहाँ बैठना था उसे, क्योंकि वह घर का बड़ा मर्द था। जुमर बार बार घड़ी देखते जब वापस आई तो मजिस्ट्रेट के कमरे के बाहर उसे अहमद खड़ा नजर आया था। उसने भी जुमर को देख लिया, सो तेज़ी से करीब आया। मिसेस जुमर, वो फिक्रमंद लग रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, मगर आई एम सॉरी, मैं पर्चा कटने से नहीं रुक सका। हुआ क्या है? उसको फिर से फ्रेम किया गया है। मर्डर केस है और उसके पास एलपी भी नहीं है। ओहो, वो इधर उधर मुतलाशी नज़रों से देख रहा था। जुमर को मालूम था कि उसे किसका इंतज़ार है। अहमद, आपके यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो मेरा दोस्त है। जुमर ने गहरी सांस ली। फिलहाल वो ऐसा नहीं समझता। अहमद ने अब्रू ताज्जुब से भींचे। वो जवाबन जितने मुख्तसर अल्फाज इस्तेमाल कर सकती थी करके सारी कथा सुना डाली। अहमद की फिक्रमंदी परेशानी में बदली। जी, मैंने यही कहा था होटल वालों से कि मैं जस्टिस डिपार्टमेंट से हूँ, और क्या कहता। उस रोज़ हारून उबैद की रिहाइश गाह पे आया था तो उसने मुझसे सवाल जवाब किए थे। मैंने मोहतात जवाब दिए, झूठ नहीं बोला। और हाँ, आपने मुझे टेक्स्ट भेजा था कि आपको कॉल करूं। गेस व्हाट? वो टेक्स्ट मैंने सुबह देखा, क्योंकि वो मुझसे पहले फारिस खोल चुका था, और उसकी टोन न चाहते हुए भी मुलाकाती हो गई। ऐसी क्या ख़ास बात थी? अमर एकदम शर्मिंदा हो गया था। वो तो कुछ भी नहीं था। ज़रा ठहर कर बताने लगा। मैं शादी कर रहा हूँ फातिमा से। कंपेन टीम में है, मेरे साथ काम करती है। मैं उसे मंगनी का क्या तोहफ़ा दूँ यही पूछना था। प्लीज़ बुरा मत मनाइएगा। ना मैं आपका कोई कोलीग हूँ न दोस्त, मगर आपसे ज़्यादा मेरे हल्का अहबाब में कोई सोफिस्टिकेटेड नहीं है। सिर्फ इसलिए मैं गाजी को वजाहत दे दूँगा। जुमर बस उसको देख कर रह गई। खैर, मुबारक हो आपको, मगर इस वक्त आपको देखकर वो कुछ उल्टा सीधा बोल देगा। आप अभी चले जाएं। जब वो ठंडा हो जाएगा तो मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगी। और वो मतामल मतजब्जब सा लौट गया। जुमर काफ़ी देर उस राहदारी में खड़ी रही। लोग उसी तरह आ जा रहे थे। वो वीरान उदास नज़रों से सब देखती रही। जहन बार बार उस कैंडल लाइट डिनर में की गई उसकी सुलगती बातों पे भटक जाता, मगर नहीं, अभी ये सब नहीं सोचना था। दफतन वो सीधी हुई। पुलिस एहलकार उसे ला रहे थे। रात वाली जीन्स और ग्रे शर्ट में मलबूस था। एक रात में ही शेप बढ़ती लगती थी। जमर को देखकर उसकी सुनहरी आंखें सुखड़ी, उनमें चुभन उतरी, मगर मुंह में कुछ चबाता आगे बढ़ता रहा। वो हल्का सा मुस्कुराई, मगर अगले ही पल मुस्कुराहट गायब हुई। फारिस के करीब स्याह कोट और टाई में मलबूस खिलजी साहब चलते आ रहे थे। डोंट यू डेयर। समर के सर पे लगी तलवों पे पूछे। वो करीब आए तो वो बज़ाहिर मुस्कुराकर खिलजी साहब की तरफ घूमी।
आप यहाँ खैरियत से खिलजी साहब? ये मेरे वकील हैं। वो चुपती आंखें ज़ुमर पे जमाए बोला। ज़ुमर ने सुलगती नज़रों से उसे देखकर मगर हनूज मुस्कुराते हुए बोली, आखिरी इत्तलात तक तुम्हारी वकील मैं थी। खिलजी साहब फ़ोन पे बात कर रहे थे। सर के इशारे से उसे सलाम किया। फारिस चंद कदम चलकर उसके बिल्कुल मुकाबला खड़ा हुआ, जितनी इजाज़त उसकी जंजीर उसको देती थी, और उसकी आंखों में झांका। ज़ुमर बीबी, मुझे आपसे किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं, जबी सरगोशी में बोला। वो इससे लंबा था। ज़ुमर को चेहरा उठाकर उसकी आंखों में देखना पड़ रहा था। इनसे है, वो मेरे साथ वफादार हैं। चबा चबा कर अल्फाज अदा किए। अच्छा। ज़ुमर दांत पे दांत जमाकर मुस्कुराई, फिर सर को खाम दिया और वहाँ से हट गई। खिलजी साहब फ़ोन बंद करके उधर आई। अब उससे हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगे। वो जवाब देती चंद कदम आगे चली गई, फिर मज़ीद चंद कदम, यहाँ तक कि वो दोनों फारिस की हद समात से दूर हो गए। वो तीखी नज़रों से इन दोनों को बात करते देखने लगा। चंद मिनट बाद वो वापस उसकी तरफ आए। खिलजी साहब ने खुशगवार अंदाज में ज़ुमर को देखते फारिस को मुखातिब किया। तुम फिक्र ना करो, ज़ुमर अच्छे से हैंडल कर लेंगी। मैं फिर अपने ऑफिस की तरफ जाता हूँ। फारिस का इशारा थपका और ज़ुमर को गर्मजोशी से अलविदा कहकर वो आगे चलते गए। ज़ुमर ने मुस्कुराकर फारिस को देखा। वफादार? हाँ। क्या कहा है आपने उनसे? वो खुश्क अंदाज में बोला था। बल्कि किस चीज़ से ब्लैकमेल किया है उनको? एक यही काम तो आता है आपको। जब तुम 4 साल जेल में लोगों से झगड़ झगड़ कर अपने लिए दुश्मन बना रहे थे ना, तो मैं एक सियासी ओहदे पे काम कर रही थी। यहाँ लोग मेरी बात नाला नहीं करते। वो भी इतनी ही तल्खी से बोली थी। हाँ, मैंने तुमसे चंद झूठ बोले थे। अहमद को भी हायर किया था, लेकिन तुम्हारे खिलाफ नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम समझ रहे हो। देखो, अभी वक्त कम है। तुम्हारा नाम अभी पुकारा जाएगा। इस वक्त को लड़ने में ज़ाया मत करो। वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा। तुम इन 3 हफ्तों में जितने वकील ढूंढ सकते हो ढूंढ लो। मैं किसी एक को भी तुम्हारी तरफ नहीं रहने दूंगी। इसलिए इन 3 हफ्तों के लिए मुझे अपना वकील रहने दो। जिस दिन ट्रायल शुरू हो उस दिन तुम फैसला कर लेना। मुझे फायर कर देना। मैं चली जाऊंगी, लेकिन इससे पहले नहीं। ओके। गुस्से और समझाने वाले मिले जुले अंदाज में वो बोल बोल कर चुप हुई, तो वो भी चंद लम्हे सोचता रहा। आपको अगर मेरा वकील बनने रहना है तो एक काम करें। जुमर गहरी सांस भर कर रह गई। कहो। शिजा मलिक, वो लड़की एएसपी की कज़न और साली, वो 2 दिन पहले कोमा से निकल आई है। सो आपने इस अमर को यकीनी बनाना है कि वो नियाज बेग को जेल से निकलने न दे। कैसे? ये मेरा सर दर्द नहीं है। हुक्म सादिर करके वो पलट गया। जुमर उसे देख कर रह गई। राहदारी में बांध बांध की फूलियाँ हनूज गूंज रही थी। गोल्फ क्लब के सब्ज़ारों पे जुमर्ती कालीन सा चढ़ा लगता था। फिजा में आते सरमा की महक थी। घास भी गोया लंबा लेटा ये नरम गरम धूप सेक रहा था, और वो दोनों घास पे आगे चलते जा रहे थे। हारून ने टी शर्ट के ऊपर पी कैप ओढ़ रखी थी, और जवाहिरात ने घुटनों तक आता सादा कुर्ता पहन रखा था और बाल जूड़े में बंधे थे। इतने कैजुअल हुलिया में भी वो नाजुक और खूबसूरत लग रही थी। पिछले माह उसने आंखों का कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी, जिससे उसकी आंखें ज़्यादा बड़ी और गहरी लगने लगी थी। मैं तुम्हें आज भी पहले की तरह गोल्फ में हरा सकता हूँ, मुस्कुराकर उसकी तरफ चेहरा करके बोले। बरसों पहले मैं एक बेवकूफ़ लड़की थी जो तुम्हारी बातों में आकर तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगी थी। वो भी तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली। हारून ठहर के उसको कतरे अफसोस से देखा। ये रिश्ता ख़त्म करने में तुमने पहल की थी। इतने दिन बाद तुमने बुलाकर ये जिक्र छेड़ ही दिया है, तो अपनी तस्दीक कर लो हारून। वो सीने पर बाजू लपेटते उसके सामने आई और सर्द मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों में झांका। हमारे दरमियान कभी कोई रिश्ता नहीं था। तुम और मैं अच्छे दोस्त थे, बल्कि दोस्तों से बढ़कर थे। फिर हमने शादी का फ़ैसला किया था और हमारे ख़ानदान को उस पर एतराज़ नहीं था, और फिर तुमने मुझे ठुकरा दिया और औरंगज़ेब से शादी की थी। ये वो चॉइस थी जिस पे मैं पिछले 38 साल से पछता रही हूँ हारून। लेकिन ये मत भूलना कभी कि मैंने तुम्हें इसलिए ठुकराया था क्योंकि तुम अपनी ईरानी कज़न के साथ इन्वॉल्व थे, और तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी बेवफाई से वाकिफ़ हो गई थी। फिर भी तुम कितने धड़ल्ले से मेरी आंखों में देखकर मुझसे शिकवा कर लेते हो कि मैंने तुम्हें ठुकराया था। मलका की उठती गर्दन और मुस्कुराहट हनूज बरकरार रही। हारून ने गहरी सांस ली। तुम्हें इतनी पुरानी बातें याद हैं? औरंगज़ेब की मौत के बाद इन 2 सालों में, 1 साल 10 माह में
उसने मेकानिकी अंदाज में तस्दीक की। मगर वो कह रहे थे, कितनी दफ़ा मैंने चाहा कि हम कम से कम दोस्ती के रिश्ते में फिर से मुंसलिक हो जाएं, लेकिन तुम हर दफ़ा पुरानी बातों को क्यों दरमियान में ले आती हो। हारून, वो एक कदम आगे आई और शेरनी जैसी आंखें उसकी आंखों में डाली। तुम मेरे सिर्फ दोस्त नहीं बनना चाहते, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास हमसे ज़्यादा दौलत है, लेकिन हमारे पास तुमसे ज़्यादा ताकत है। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, इसलिए हम साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा एतमाद तुम कई बार खो चुके हो। अगर तुम्हें दोबारा से मुझसे कोई ताल्लुक़ इस्तवार करना है तो उसके लिए तुम्हें एतमाद बहाल करना होगा, और एतमाद में भीख में भी नहीं देती, उसे तुम्हें कमाना होगा। और फिर दिलकशी से मुस्कुराई। सो मेहनत करो हारून, शायद कि तुम खोया हुआ एतमाद कमा लो। फिर सर के हमसे इशारा किया। मुलाजिम फ़ौरन हाजिर हुआ। ताबदारी से किट लिए आगे आए। हारून सिर्फ मुस्कुराए और खेल की तरफ मुतवज्जे हुए। दूर दूर तक फैले सब्ज़े का हर दिन का दिलचस्पी से ये खेल देखने का मुंतज़िर था। एनेक्सी तक वापस जाते हुए जुमर इन दोनों को बता रही थी, 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मिल गया है पुलिस को। 14 दिन तक वो इसमें तोसी करवाते रहेंगे, फिर फारिस को जुडिशियल कर दिया जाएगा, यानी कि उसके पूछने से पहले ही बताने लगी। उसको जेल में भेज दिया जाएगा और बाकायदा मुकदमा शुरू होगा। पहले प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल देगा, फिर हम देंगे, फिर प्रोसिक्यूटर अपने गवाह पेश करेगा, फिर हम करेंगे। इस कार्रवाई में अरसा लग जाता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जज मुकदमे के दौरान किसी भी दिन किसी भी वजह से मुलजिम को बरी कर सकता है। बेगुनाह साबित करना गुनहगार साबित करने से ज़्यादा आसान होता है। दोनों जवाब में कुछ न बोले, मगर घर के दरवाजे पे पहुंचकर हन्ना के मुंह से ओह निकला और जुमर एकदम हैरान हुई। नुसरत की कार, जिसमें सदाकत उनको ड्राइव करके गांव ले गया था, वो वहाँ खड़ी थी। एक दरिया के पार एक और दरिया का सामना। जुमर ने लाउंज का दरवाज़ा खोला तो सामने बड़े अब्बा फिक्रमंद से बैठे थे और नुसरत परेशान सी नजर आ रही थी। जुमर ने फ़ोन बंद कर रखा था और हन्ना अपना फ़ोन घर छोड़ गई थी। यकीनन उन्होंने कई कॉल्स की होंगी। जुमर, नुसरत घुटनों पे हाथ रखकर परेशानी से उठी। फारिस को क्यों लेकर गई है पुलिस? जैसे ही जवाहिरात ने बताया, हम फ़ौरन आ गए। या अल्लाह, ये मिसेस करतार की ना। हुनैन गुस्से से बड़बड़ाई, आगे आई और नुसरत को शानों से थामकर वापस बिठाया। जुमर, बताओ क्या हो रहा है ये सब? अब्बा भी बेचैन थे। वो थकी थकी सामने बैठी और तफसील, तसल्ली और उम्मीद से बताने लगी। नुसरत बेसाख्ता रोने लगी। इस मुल्क में कोई कानून, कोई दस्तूर नहीं है क्या? जब देखो मेरे भाई को मुकदमात में फंसाते रहते हैं। अल्लाह गारत करे उनको। आमीन, हन्ना बड़बड़ाई थी। इस आमीन कहने में भी दिल टूट कर सो बात जोड़ा था। नुसरत को हन्ना ऊपर कमरे में ले गई। बाकी सब भी बिखर चुके और वो दोनों अकेले रह गए। तो अब्बा ने आहिस्ता से उससे पूछा था, क्या वो बाहर आ जाएगा? मुझे वाकई नहीं पता अब्बा। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। अब्बा गमगीन से बैठे उसके लहजे पे गौर करते रह गए। कोलंबो की पुरनम फिजा में लेटे होटल की बेसमेंट में उठक पटक जारी थी। पहरेदार शादी के कमरे की दीवार पे एलसीडी लगा रहे थे। डीवीडीज का एक छोटा सा कार्टन, फल, चॉकलेट्स, खुश्क मेवे, जूस के डिब्बे, नए कपड़े, ताज़ा रिलीज़ हुए बेस्ट सेलर्स। साथी गैर दिलचस्पी से इन चीज़ों को देख रहा था, और वो जो लोग ला ला कर उसके कमरे में रख रहे थे, वो स्याह हबशी सूरत फंसी उनकी निगरानी कर रहा था। इन एहसानात की वजह उसने संजीदगी से हबशी सूरत को मुखातिब किया। उसने एक चुती नज़र साथी पे डाली। ये हारून उबैद की तरफ से है, वो सब जो तुमने मांगा था। जिससे मांगा था वो देता तो अच्छा होता। वो बेजार सा उठकर लाउंज नुमा कमरे में आ गया। किसी ने उसे नहीं रोका। वो इस कंपाउंड में खुला फिर सकता था। इजाज़त मिल गई थी। वो अभी वहाँ बैठा ही था कि एकदम फंसी उसके कमरे से बाहर निकला और क्लिंक फिल्म में लिपटी चीज़ें मेज़ पे रखीं। साथ ही मुंजमद हो गया। अंदर उसका लाइटर, कांटा, चंद कील वगैरह थे। निगाहें उठाकर फंसी को देखा। सुनो माइकल, इसको फील्ड ज़्यादा और स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। फिर गहरी सांस लेकर लहजा नरम किया। यहाँ से निकलना है तो हारून के लिए काम करो। 1-1.5 साल की बात है, फिर वो तुम्हें आज़ाद कर देंगे। अरे वाह! ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो तन से बोला था। फंसी उसे घूरता हुआ पलट गया। मैरी साथ आकर बैठी और जब वो दोनों तन्हा रह गए तो इन मज़ाजात की बाबत धीमी सरगोशी में बताने लगी। यह सब मिसेस अब्दार ने भिजवाया है। पहले की तरह वो अब सख्त नहीं रहीं। शायद लंबी कैद से तंग आ गई थी, मगर उस लड़की से बच कर रहना। एक और गुड कॉप।
اس نے شانے اچکائے۔ نہیں سادی، وہ اس کو سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ وہ بری نہیں ہے مگر وہ بہت چالاک ہے۔ دراصل وہ خطرناک ہے۔ دیکھو، اس کے باپ کو مسز جواہرات نے شادی کے لیے ٹھکرایا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان اب بھی بہت کچھ باقی ہے۔ دوستی، کاروبار، چنگاریاں۔ ذرا سانس لینے کو رکی تو سادی نے بے دلی سے سن رہا تھا۔ اور آبدار ہے تو بہت اچھی، مگر میں اس کے ساتھ ہمیشہ غیر آرام دہ رہتی ہوں۔ اس نے اپنی ماں کو کم عمری میں کھویا تھا، پھر امریکہ چلی گئی۔ سنا ہے وہاں ایک دفعہ ڈوبنے لگی تو ہاشم نے اس کی جان بچائی۔ تب ہاشم کی شادی کو شاید 1 سال ہوا تھا۔ اس دن کے بعد اس کا دل شیریں سے اچاٹ ہو گیا۔ اسے شیریں میں صرف خامیاں نظر آنے لگی تھیں۔ مگر میں گواہ ہوں، ہاشم نے اسے بے وفائی نہیں کی، نباہ کی بھی کوشش کی، مگر آبدار، وہ ہاشم کے دل میں رہتی ہے، اس لیے اس سے دور رہنا سادی۔ تو ہاشم نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ اسے پہلی دفعہ دلچسپی محسوس ہوئی۔ ہاشم اپنی طلاق اور باپ کی موت کے بعد سے بہت مصروف رہا ہے، لیکن اب چونکہ وہ دونوں ایک شہر میں ہیں، وہ اسے اپنانے کا ضرور سوچے گا۔ لکھ کر رکھ لو۔ رکھ لیا۔ لیکن اگر ہاشم اس کی اتنی پرواہ کرتا ہے تو اس کو میرے پاس بھیجنا نہیں چاہیے تھا۔ اسے جانے کیوں افسوس ہوا، یہی میں سمجھ نہیں پا رہی۔ ہاشم نے اسے کیوں آنے دیا؟ میری نے سر جھٹکا۔ تبھی دروازے پہ آہٹ ہوئی۔ میری جلدی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ برقی دروازہ کھلا اور اسے سرخ اسکارف کی جھلک دکھائی دی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسی اسپاٹ اور معصوم چہرے کے ساتھ چلتی آ رہی تھی۔ سادی پہ ایک نظر ڈالی، ساتھ موجود گارڈ سے مقامی زبان میں کچھ کہا اور آگے بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ گارڈز کی میت میں اسی 2 کرسیوں والے کمرے میں داخل ہوا تو آبدار سینے پہ بازو لپیٹے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ آبدو سے گارڈ کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا تو وہ اس کی طرف گھومی۔ تم نے کہا کہ اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، آدمی کے پاس ایک ہی دل ہوتا ہے، مگر میں آدمی نہیں ہوں۔ مطلب؟ وہ مشتبہ نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا جو دروازے کی طرف کوس کیے کھڑی تھی۔ ڈور نمبر 4۔ مجھے کرنل خاور کی مدد کرنی ہے، سو مجھے تمہارے وکیل کا نام چاہیے۔ اگر تم مجھے بتا دو تو میں تمہاری مدد بھی کروں گی، کیونکہ میرے 2 دل ہیں، میں غیر جانبدار ہوں۔